नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम, स्वर्ण समाज की अवहेलना और स्वर्णों के प्रति बेरुखी का कई बार नतीजा भुगतने के बाद भी भाजपा इस चीज को समझ नहीं रहे। पिछले बार मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, मामा को ममोमा दिखा करके, या जो राजस्थान में सरकार बनी थी, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो ये था कि नोटा ने सोटा चलाया और जिन जिन सीटों पर भाजपा कुछ अंकों से पीछे रह गई, वहां नोटा को पड़े मतों को अगर मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी विजय हो रही थी। लेकिन फिर भी भाजपा ने इन चीजों को नहीं समझा और ना ही समझना चाहा। परिणाम ये हुआ कि भाजपा को मध्य प्रदेश और राजस्थान से सत्ता गंवानी पड़ी। तिल तिगड़म करके मध्य प्रदेश में तो सत्ता वापस आ गई, आप कह सकते हैं राजस्थान में भी आ जाएगी। अभी जो ये बात मैं इस कहने पर मजबूर हुआ, उसका वजह है कि मध्य प्रदेश में जो एकमात्र केजरीवाल को सीट मिली है, अगर आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपना पैठ वहां पर बनाना शुरू कर दिया है, तो ये आधा ज्ञान है, अधूरी खबर है। पूरी खबर ये है कि वहां पर जिस सीट पर केजरीवाल की अभिनेत्री जीती है, मतलब वो विधानसभा की उम्मीदवार रही है, तो राजनीति की अभिनेत्री ही। अभिनेत्री का मतलब ये नहीं कि वो अभिनय करने वाली ही है, राजनीतिक पॉलिटिकल नेत्री तो है ही है। तो जो वो पॉलिटिकल नेत्री ने एक विजय प्राप्त किया है, उसका वजह अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता नहीं। जी गौतम जी को नमस्कार। और ना ही केजरीवाल का वहां पर बढ़ता प्रभाव है। असल में क्या था कि वो जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को शीर्षक दे करके आम आदमी पार्टी ने विजय प्राप्त किया, वो सामान्य बहुल इलाका था, स्वर्ण बहुल इलाका था, जहां पर इसके पहले स्वर्ण समाज के लोग ही विजय प्राप्त करते आ रहे थे। लेकिन दलित प्रेम, पिछड़ा प्रेम और अनर्थक प्रेम के वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पिछड़ी समाज के अपना उम्मीदवार दिया। स्वर्ण समाज को इस बात पर नाराजगी आई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को ये बताने के लिए कि आपके साथ आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे वाली स्थिति होगी, उन्होंने इस सीट पर नोटा का सोटा चलाया और केजरीवाल के राजनीतिक नेत्री जीत गए। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी और अशोक भाई, दोनों आदमी को सलाम। भारतीय जनता पार्टी जब जब दलित प्रेम, पिछड़े प्रेम की दिखावा की है, तब तक मुंह की खाई है। अभी जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में, इसके पहले अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े प्रेम का दिखावा किया। दलित और पिछड़े समाज के बहुत सारे नेताओं को अनाप शनाप मोल दे करके लिया, लेकिन वो सब सत्ता की मलाई चाट करके जब देखा कि कहीं ऐसा ना हो, सरकार ना बने, वो इनको छोड़ करके चले गए। आज जो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र खटिक दलित चेहरा जिसने रिजाइन किया है, वो पहली बार विधानसभा में आया और मंत्री पद से नवाजा गया, जबकि पंकज सिंह विजय की हैट्रिक लगा चुके हैं। पंकज सिंह लगातार वहां से, नोएडा से विजय प्राप्त कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 3 या 4 बार से वो भारी बहुमत से सीट को जीत रहे हैं। पंकज सिंह हर बार अपनी रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। पहली बार से जब उन्होंने दूसरी बार विजय प्राप्त की तो उससे ज्यादा मतों से प्राप्त की। अब की बार तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन तब भी योगी मंत्रिमंडल में उनके लिए कहीं कोई सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। लेकिन दलित पिछड़ा प्रेम की वजह से खटिक पहली बार विधायक बना और उसको मंत्री बना दिया गया। परिणाम ये हुआ कि 4 दिन के अंदर खटिक को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देना पड़ा, या मजबूर हो गया। आदरणीय सत्येंद्र प्रताप सिंह जी बड़े भाई हैं मेरे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मैं उसको पढ़ता हूँ। आपने लिखा है कि आप जो भी कहेंगे गलत नहीं कहेंगे। अब आज तक नहीं मैं GTV देखता हूँ, मतलब GTV वाला आज तक पर चला गया इसलिए देख रहे हैं। आप अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिए, आपको कोई और चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पता ना क्यों आपको अपने आशीर्वाद पर भरोसा ही नहीं है। नहीं तो आपके आशीर्वाद पर भरोसा करिए, मुझे तो आप पर भरोसा है और आपके आशीर्वाद पर भरोसा है, आपको निराशा नहीं लगेगी।
खैर मित्रों, मुद्दे और भी बहुत है, लेकिन मैं चूंकि मामला उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर मैं और कोई मुद्दे की घालमेल नहीं करना चाहता हूं। चर्चा है उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का इस्तीफा। ये विषय नहीं है। मंत्री आते हैं, इस्तीफा देते हैं, बर्खास्त किए जाते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब से मैंने उत्तर प्रदेश के मंत्री का इस्तीफा सुना, सोशल मीडिया पर वो चिट्ठी 1.5 पन्ने की पढ़ी, तब से मैं बहुत याद किया, संविधान विशेषज्ञों से राय ली, कानून की जो थोड़ी बहुत मुझे ज्ञान है मैं उसको टटोला, अच्छी तरह से निचोड़ा और हर लीगल एस्पेक्ट्स पर सोच विचार के बाद मैंने निर्णय लिया कि यार ये इस्तीफा है, ये ड्रामा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के मंत्री को इस्तीफा देना था तो उसको 3 जगह इस्तीफा देना चाहिए था। सबसे पहले इस्तीफा जिन्होंने उसको मंत्री बनाया, मतलब योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। दूसरा इस्तीफा उनको देना चाहिए था जिन्होंने उनको शपथ दिलवाया, मतलब राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उन्होंने उनको नहीं दिया। तीसरा, पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते उसको अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं दिया। आप मान सकते हैं कि वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का मान गया, तो उसको आदरणीय जेपी नड्डा साहब को इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं दिया। उसने इस्तीफा देने की जो चिट्ठी लिखी है वो लिखी है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के 2014 के प्रभारी स्वघोषित चाणक्य श्री अमित शाह जी। अब मैं अमित शाह जी की प्रोफाइल वर्तमान में पढ़ा। मैंने अमित शाह के ऑफिस में फोन मिला के जानना भी चाहा कि भाई अमित शाह आज के तारीख में किस प्रोफाइल पर हैं, तो पता चला कि अमित शाह अभी गृह मंत्री है। नरेंद्र मोदी का वफादार तो गृह मंत्री ना रहते तब भी रहते, उनके पुराने सहयोगी हैं, साथी हैं। गुजरात से दोनों लोगों ने एक साथ राजनीति शुरू किया है और नरेंद्र मोदी ने ही उनको गृह राज्य मंत्री बनाया था। जिस वक्त तो तड़ीपार हुए थे वो एक अलग मामला है। इन सब पोर्टफोलियो को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री का अमित शाह को इस्तीफा देना कानूनन समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश के उस मंत्री ने गैर कानूनी काम किया? और अगर गैर कानूनी काम नहीं किया तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई चिट्ठी, सम्मन, शो का नोटिस उसको क्यों नहीं दिया गया? और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह ने अब तक सफाई क्यों नहीं दिया कि भाई आपको इस्तीफा देना है तो आप इन चरणों पर जो अभी राजेश परमार बताया है उन चरणों पर दो। मतलब आप योगी आदित्यनाथ को दो, राज्यपाल को दो, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को दो या राष्ट्रीय अध्यक्ष को दो। मुझको देने का क्या मतलब? मैं किस पोर्टफोलियो में हूँ, मैं किस हैसियत में हूँ कि तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करूंगा? इससे ये होता है कि क्या खट्टिक को अमित शाह ने मंत्री बनाया था और क्या अमित शाह उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को डिटेक्ट कर रहे हैं? अगर आपको याद होगा, आप लोग आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी तो मुझे अपना आशीर्वाद जब से फेसबुक लाइव पर मैं आया हूँ तभी से देते हैं। ये इनका उपकार है, मुझ जैसे आदमी पर इनका प्यार है और मुझ जैसा आदमी को हौसला बढ़ाने का आपका सार्थक प्रयास है। कोशिश करेंगे कि आपके आशीर्वाद की अवहेलना ना हो, आपके दुलार प्यार का अपमान ना हो और किसी तरह से आपको निराशा ना हो। आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी। तो आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 10 मार्च को मैं लखनऊ में था। उस दिन रात को मैं लखनऊ स्थित अपने गेस्ट हाउस से एक वीडियो जो 10 बजे लाइव करता हूं वो अनवरत करता हूं। परिस्थिति चाहे जितनी बुरी से बुरी हो, मैं लालटेन के लाइट में भी फेसबुक लाइव लगाया हूं। जब मेरे घर लाइट चली गई थी, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था, उस परिस्थिति में भी मैंने लाइव को बंद नहीं किया है। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कि कोई खुश नहीं था। ना तो जो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा वो आदमी खुश था, ना जो दिल्ली से विशेष विमान से शपथ ग्रहण करवाने गया था वो खुश था, ना ही जो शपथ ले रहे मंत्रिमंडल के सदस्यगण थे वो खुश थे। एकमात्र चेहरा खुशी का इजहार कर रहा था, कुलाचियां मार रहा था, वो था उप मुख्यमंत्री के रूप में नवाजा गया पूर्व उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष और वर्तमान में योगी जी का सिरदर्द उप मुख्यमंत्री। क्योंकि वो चुनाव हार चुके थे, कायदे से, व्यवहार से उनको मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए, उनको तो विधानसभा के अंदर भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनको मंत्रिमंडल में लगाया गया। मतलब वो किसी का दबाव काम कर रहा है, योगी को कोई डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, योगी को घेरने का तरीका था।
जो दो दो मुख्यमंत्री योगी पर लादा गया वो दोनों के दोनों पूर्व घोषित मोदी विरोधी हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मौर्य जी और पाठक जी की योगी विरोध का बयान तब आता है जब वो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की चरमराती व्यवस्था पर ब्रजेश पाठक ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया था और उनको इस बात की समझ नहीं थी कि भाई मंत्रालय तो मेरे पास ही है, वो भी मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, कैबिनेट मंत्री में तो मुख्यमंत्री का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो बिना इंटरफेयर के कैबिनेट मंत्री होते हुए अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की काम को बढ़िया से नहीं संभाल पाता तो मुझे मंत्रिमंडल से त्याग पद दे देना चाहिए। फिर मैं ये बयानबाजी देने का क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर इतनी समझ आ जाती तो उनका नाम ब्रजेश पाठक होता। खैर, केशव प्रसाद मौर्य का भी वही हाल है। केशव प्रसाद मौर्य से जब जब पूछा जाता था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बोला विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो बताएगा। मतलब वो योगी को मुख्यमंत्री तब भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानते। अब इन दोनों लोगों की कॉकस स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में इनकी छटपटाहट दिख रही है। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल पर जाते हैं जब ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दिया था। उसका कारण ये था कि ओम प्रकाश राजभर को लगा कि मैं समझौते में सीट पा गया हूं, गठबंधन की मजबूरी से मुझे चुनाव जीतने में महादत मिली है, मंत्रिमंडल का दोहन करूंगा और जितना चाहूंगा उतना लूट खसोट करूंगा। यहाँ पर कौन पूछेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ कमाने के लिए आया हूँ। आपको पता होगा कि उसके ओएसडी की एक स्ट्रिंग सब चैनलों पर चली थी, 2-3 मंत्रियों का चला था, उस पर उसकी बर्खास्तगी हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। ओम प्रकाश राजभर तक भी वो मामला गया था, लेकिन गठबंधन की मजबूरी से वो मामला दब गया, लेकिन ओएसडी नहीं बच सका। इसमें रुद्र प्रताप सिंह ने लिखा है कि सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे, ब्रजेश पाठक इस बार है। फिर से आप एक बार कर लीजिए, वो ब्रजेश पाठक किस मंत्रालय में थे और क्या थे, आपने कहा है, मैं इस बात को अपडेट किया। तो क्या हुआ कि ओम प्रकाश राजभर की चली नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस काम के लिए गए थे वो मनसा योगी आदित्यनाथ ने नहीं पूरा होने दी। फिर ओम प्रकाश राजभर कुछ अनाप शनाप बोले ताकि इस वजह से योगी नाराज होकर के उनको बर्खास्त कर दे और वो सिंपैथी लहर लेकर के आगे जाए। लेकिन योगी तो योगी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर को स्वतः छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो कहा कि भाई सिर्फ गाड़ी और बंगला लेकर के क्या करूंगा, बाकी कोई काम करने का मौका योगी आदित्यनाथ तो दे ही नहीं रहे। वही मामला खट्टिक के जमाने में हुआ है। खट्टिक ने इस्तीफा देने का जो कारण बताया अपने 1.5 पन्ने की चिट्ठी में, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो स्व घोषित कर रहा है कि खट्टिक के साथ क्या हुआ। खट्टिक ने लिखा है कि भाई मेरे मंत्रालय में कुछ तबादले की मैंने अनुरोध किया था, जिस पर आज तक कुछ हुआ नहीं है, और जब मैं प्रमुख सचिव से पूछता हूं तो बोला कैबिनेट मंत्री से पूछो, और कैबिनेट मंत्री से पूछता हूं कहता है बाद में बताएंगे। अधिकारी मेरी बात सुनते नहीं है। मंत्री बनने का सिर्फ एक ही फायदा मिला है कि अधिकारी मेरे को गाड़ी उपलब्ध करा दिए हैं, घर तो मेरे पास था ही, तो सिर्फ एक गाड़ी लेने के लिए तो मैं मंत्रिमंडल में आया नहीं हूँ। मैं मंत्रिमंडल में तो मंत्री की मलाई चाटने के लिए आया हूँ, और योगी आदित्यनाथ वो करने ही नहीं दे रहे। तो फिर इसमें रह करके क्या करूंगा। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देने की मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो तो मंत्री वैसे पहले बनाए भी नहीं रहते। मंत्री तो हमको बनाया था अमित शाह ने, इसलिए अमित शाह को इस्तीफा देकर के दबाव बनाता हूँ, क्योंकि मामला दिल्ली से दबाव बनेगा तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ को कुछ फर्क पड़े। खट्टिक एक बात भूल गया कि ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे के शर्मा, जिसको योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा आकाश जी सुभाष योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का सबसे खास अधिकारी माना जाता था मऊ वाले अरविंद कुमार शर्मा। ये जब यूपी में गए वीआरएस लेकर के, तो वो दरबार लगाने लगे। साल भर तक योगी आदित्यनाथ ने उनको मिलने का टाइम नहीं दिया। तब जाकर उनको पता चला कि इनका नाम योगी आदित्यनाथ है, गोरखपुर वाले। उनको लग रहा था कि टेलीफोन पर काम हो जाता है, जैसे देश भर के मंत्री मुख्यमंत्री काम कर देते हैं, ये भी कर देंगे। तब उनको शस्त्रांत होना पड़ा, तब जाकर के मंत्रिमंडल में अगली बार लिया, ये कहते हुए कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का बॉस मैं हूं, और आपका लॉस हो जाएगा अगर आप मेरे को बॉस नहीं मानेंगे। तो अब सवाल आता है कि खट्टिक ने जो मुद्दा रेज किया है कि भाई मेरी सुनी नहीं जाती थी, यही कुछ मुद्दा पीडब्ल्यूडी मंत्री का भी हुआ है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री नए नए कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेस में तो उनकी बसी होगी क्योंकि जितेंद्र प्रसाद के बेटे थे और स्वयं बहुत हैसियत वाले आदमी थे, लेकिन बीच में उनकी स्थिति यह आ गई कि जितेंद्र प्रसाद स्वयं अपना चुनाव हार गए थे, उनकी माता जी पार्षद की चुनाव हार गई थी, उनकी भाभी जी पंचायत सदस्य की चुनाव हार गई थी, मतलब गांव के प्रधान के सदस्य तक की चुनाव हार जाने पर भारतीय जनता पार्टी को उनमें कौन सी ब्रह्मत्व दिखा और कौन सा ब्राह्मण वोट पुलिंग का मामला दिखा जो उनको और ब्राह्मणों में नहीं दिखा, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले से थे, उनको मंत्रिमंडल में लिया गया, एमएलसी बनाया गया। और सबसे बढ़िया मंत्रालय, मतलब ये ऐसा मंत्रालय है कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को शांत करने के लिए, उनको डिस्टर्ब ना करने देने के लिए पीडब्ल्यूडी उनको दिया था। पिछले में केशव प्रसाद मौर्य भी पीडब्ल्यूडी लिए थे और अब की बार भी पीडब्ल्यूडी ही चाह रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पिछले बार पीडब्ल्यूडी के खेल को समझे थे, इसलिए उसके बाद उन्होंने जितेंद्र प्रसाद को दिया। जितेंद्र प्रसाद के अधिकारियों के खेल को जब योगी आदित्यनाथ ने देखा तो बोला ये बर्दाश्त नहीं होगा, उनके अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जितेंद्र प्रसाद को पता ही नहीं चला। पता चला कि लोग हवा उड़ा रहे हैं कि जितेंद्र प्रसाद नाराज हो रहे हैं। हालांकि आज जितेंद्र प्रसाद प्रेस में आकर के बोले कि योगी आदित्यनाथ से मेरी कोई नाराजगी नहीं, और हो भी कैसी सकती, आपकी पोजीशन ही नहीं नाराज होने की। अरे जिनकी नाराज होने की पोजीशन है वो सार्वजनिक नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहे तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, ये तो सब है वो चीजें जो अखबारों में आई है, टीवी में आया है और सोशल मीडिया पर है। अब जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ को अब की बार अस्थिर करने का शुरू से ही योजना बना दिया गया? क्योंकि पिछले बार ये योजना उनके 3-4 साल के कार्यकाल को पूरा हो जाने के बाद अंतिम समय में प्रयास किया गया था। अंतिम समय में आपको याद होगा कि बड़ी खींचतान हुई थी। योगी आदित्यनाथ 2-2, 3-3, 4 बार दिल्ली आए थे, दिल्ली से टीम लखनऊ गई थी और बड़ा खींचतान हुआ। लेकिन योगी हैं, उन्होंने अंगद के पांव की तरह से 5 कालिदास मार्ग में जमा कर रख दिया था। बोला पहले हिला करके दिखा लो। सारा का सारा भाजपा कोशिश करती रही, वो स्वयं हिल गए लेकिन वो नहीं हिला पाए। तब जाकर के नरेंद्र मोदी ने एक समझौता किया कि ठीक है एक काम करिए, मुख्यमंत्री आप रहेंगे, मंत्रिमंडल मेरा रहेगा। योगी आदित्यनाथ इसके लिए भी नहीं माने, लेकिन फिर प्रदेश के हित में कि भाई जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो जो प्रदेश के विकास और प्रदेश के हित और अब तक की लूट खसोट से जो प्रदेश की स्थिति दयनीय हो गई है उसमें कुछ तो मैं कर पाऊंगा। बाकी मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, बॉस तो वही रहूंगा, देख लेंगे। फिर कुछ गिव एंड टेक के तहत योगी आदित्यनाथ इस बात को माने। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आपको ये बात समझ में आ गई कि तय ही हुआ कि मुख्यमंत्री आप रहेंगे, मंत्रिमंडल मेरा होगा। नहीं तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मंत्रिमंडल में होते ही नहीं, लेकिन हुए क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह के खेल को सिद्धार्थनाथ सिंह लाल बहादुर शास्त्री के नाते हैं। योगी आदित्यनाथ को उनको फेंकने में समय नहीं लगा, 1 मिनट नहीं लगाया उनको हटाने में। योगी आदित्यनाथ के काम का अब की बार डे 1 से, मतलब पहले दिन से ही वीरेंद्र सहवाग की तरफ से फुल स्ट्राइक में आ गए। उन्होंने भी गाजियाबाद के एसएसपी बदला, डीएम बदला, कई जगह के जिला गए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को मिनट नहीं लगाया हटाने में। कल के राष्ट्रपति के नतीजों पर बता, उसमें क्या है, मुर्मू जी जीतेंगे, उसमें क्या बताना है। कितना ज्यादा से जीतेंगे और कितना क्रॉस वोटिंग हो, या इसी पर टीवी पर चर्चा होगा, जीतना तो नहीं हुआ है। तो इन सब स्थितियों को देख करके एक बात समझ में आ रही है, एक बात पर विचार करना बड़ा जरूरी है कि क्या योगी आदित्यनाथ को स्थिर करने का चाल चला जा रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी फुल फार्म में है और जिस स्पीड से, उस स्पीड से दिल्ली आने में उनको टाइम नहीं लगेगा। जो आदमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस कप्तान को मिनट में हटा सकता है, जो आदमी एसएसपी और डीएम को सेकंड में हटा सकता है, उस आदमी को किसी और को बर्खास्त करने में क्या टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के जनता का फुल समर्थन योगी आदित्यनाथ को है। ये जो 2019 वाला चुनाव, ये 20 वाला चुनाव जो योगी अभी वाला जो चुनाव जो 10 मार्च 1922 को चुनाव हुआ, ये 22 वाला चुनाव जो योगी आदित्यनाथ ने जीता है वो पूर्णतः योगी आदित्यनाथ का एकला जीता हुआ चुनाव है। क्योंकि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सबके सब योगी आदित्यनाथ को हराने का भरपूर प्रयास किए, सभी के सभी ऊपर से नीचे तक। ये जितने समझौते पर बुलाए गए लोग थे उनको कह करके अलग हटाने का साजिश रचा गया ताकि योगी आदित्यनाथ 100-150 सीट पर सिमट जाए और बाद में मैं अपना मुख्यमंत्री लोगों के समर्थन पर और गिव एंड टेक पर बनाऊं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस खेल को समझी कि योगी के साथ क्या हो रहा है
और योगी का निर्विवाद रूप से लिया गया निर्णय जाति धर्म क्षेत्र समुदाय इन सब चीज से ऊपर हट करके प्रदेश हित में गया निर्णय ने यहाँ तक किया कि हिंदू मुसलमान सबने सार्वजनिक बयान जारी करके कहा कि हम तो योगी के साथ हैं, बाकी भाजपा उनके साथ हो या ना हो। इस चीज को जान करके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, हाँ आदित्यनाथ तो पूरे देश में यही तो लोगों को परेशानी का कारण है भाई। तब जाकर के स्थिति है कि उनको पहले ही मौके पर परास्त करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मंत्री का दिल्ली में इस्तीफा, वो भी अमित शाह को इस्तीफा देना कई चीजों को बता रहा है। सुना है कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली आकर के अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं दिल्ली के नेताओं के सामने। होना जाना कुछ दिल्ली के लिए नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ योगी हैं और योग हट से तब के निकलेंगे तो बढ़िया ही निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नसीहत है कि जो एक सीट आपकी सबसे मजबूत है, जो अपने नाम पर देश भर में चुनाव जितवाने की क्षमता रखती है, अगर आपको उसको डिस्टर्ब करेंगे तो स्थिति कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी वाला हो जाएगा। रुद्र प्रताप ने मार्गदर्शन दिया है, मैं पढ़ूं। उत्तर प्रदेश में तत्काल कोयला घोटाला, पशु दवाई घोटाला और जल संसाधन का तो चयन मंत्री जी घोटाला की व्याख्या कर रहे हैं। असल में वो जिन लोगों ने व्याख्या किया उन लोगों को खुद ही अकल नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्री अपने ही मंत्रालय के घोटाला की बात कर रहा है, वो स्वयं में कह रहा है कि उसको मंत्री बने रहने का कोई का आधार ही नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आपको वहां पर गाड़ी बंगले के तो मंत्री बनाए नहीं। आपके डिपार्टमेंट में खुली छूट है आपको घोटालों पर नियंत्रण पाने की। तो अगर आप नियंत्रण नहीं पा रहे हैं तो आप क्या अपना बर्खास्तगी का इंतजार कर रहे हैं? इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी कि मेरे हाथ में डंडा है और बंदूक है, बंदूक में गोली भी, और मैं कहूंगा कि देखो ना ये चोर डांट के मेरे घर में घुस गया और सामान लेकर के चला गया, मैं बंदूक लेकर के खड़ा था। काहे लिए खड़ा था भाई? फिर द्वार पर रहो या ना रहो। तो जो मंत्री अपने ही विभाग के घोटाला और भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहा है तो उसको मंत्रिमंडल में किसने रखा गया है? ये स्व समझ में आ रहा है कि वो बकवास कर रहा है, क्योंकि उसको घोटाला करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दूसरे को घोटाले का इल्जाम लगा रहे हैं ताकि सिंपैथी लड़ ले और योगी को बदनाम किया जा सके। अपराध के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस योगी आदित्यनाथ का है। ये तो योगी के दुश्मन भी कहते हैं। योगी के दुश्मन भी कहते हैं कि भाई योगी ठोक तंत्र चलाते हैं, जिसकी मर्जी बुलडोजर चला देते हैं, जिसकी मर्जी है ठोकवा देते हैं, जिसको मर्जी उठवा लेते हैं। ये बात तो अखिलेश यादव कहते हैं, देश का जमायते उलमाए हिंद कहता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि भाई बुलडोजर के मुंह को बंद कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम ने कहा कि भाई बुलडोजर में तेल योगी आदित्यनाथ डालते हैं तो ब्रेक तो वही लगाएंगे, मैं क्यों लगाऊं भाई? प्रधानमंत्री को सबसे प्रिय चेहरा योगी आदित्यनाथ जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। रुद्र प्रताप भीर कोयला घोटाला कैसे हुआ और पशुओं की दवाई का मामला कैसे हुआ, ये तो आप उन अधिकारियों से बात करिए जो सस्पेंड हो गए हैं, उस जीवट निर्णय वाले को बात करिए जो ये नहीं देखता है कि भाई हम इसको सस्पेंड करेंगे तो उसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य उत्तर प्रदेश का विकास है। खैर, वीडियो को बंद करने से पहले दो बातें आपको बताऊंगा। आप सब लोग जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में जो एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली है वो इसलिए नहीं मिली कि आम आदमी का प्रभाव मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, वो इसलिए मिली कि वो सीट स्वर्ण बहुल इलाका था और वहाँ से स्वर्ण ही जीतता आ रहा था। लेकिन पहली बार मामा ने अपना खेल खेला और अब एक पिछले समाज के नेता को वहाँ टिकट दिया, सारा स्वर्ण समाज बिदक गया और नोटा का सोटा चलाया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हार गई। भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितना दलित प्रेम दिखाओगे उतना मुंह की खाओगे, क्योंकि अगर आप 3-3, 4-4 बार रिकॉर्ड मत से जीते पंकज सिंह को मंत्री नहीं बना रहे हैं, आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे ब्राह्मण के ऊपर जितेंद्र प्रसाद जैसे ब्राह्मण को तहरीर देंगे तो स्थिति यही होगा कि वो ये कहेगा कि हमारे ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक बार इस तरह का बयान नहीं दिया था। तो अगर आप अपनों को छोड़ करके दूसरों को भरोसा करेंगे तो स्थिति यही होगा। और मतदाता के रूप में आपका एकमात्र अगर कोई मतदाता निश्चित मतदाता है, एकदम निर्विवाद मतदाता है, तो वह है स्वर्ण समाज, क्योंकि दलितों का भरोसा मायावती पर है, पिछड़ों का भरोसा अखिलेश यादव पर है,
बाकी के अलग अलग जाति और अलग अलग कुनबे के नेता हैं, लेकिन स्वर्ण समाज का एकमात्र नेता अगर कोई है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा जब तक इस बात को गंभीरता से नहीं लेगी और अकाट्य नहीं मानेगी तब तक ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान न हो, योगी आदित्यनाथ का इकबाल बुलंद रहे और सरकार भी बुलंद रहे। इन्हीं मनोकामना, इन्हीं सपनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, योगी आदित्यनाथ की जय हो।